सविनय अवज्ञा आंदोलन। हम लोग गांधी जी के बारे में पहले हमने अध्ययन किया, जिसमें कि हमने गांधी जी के असहयोग आंदोलन जो उसके बारे में अध्ययन किया था। आज हम गांधी जी के सविनय अवज्ञा आंदोलन जो उसके बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें हम सबसे पहली बात करते हैं कि आखिर ऐसे कौन कौन से कारण थे कि जिनकी वजह से उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन जो उसको प्रारंभ किया था। कि आंदोलन के पूर्व की राजनीतिक घटनाओं के अध्ययन से ये पता चलता है कि इस समय देश में पूर्ण स्वतंत्रता की हवा बहने लगी थी और जनता एक बार फिर से आंदोलन शुरू करने के लिए उत्सुक थी। और स्थिति को अनुकूल देखकर गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का मानस बना लिया था। और इस आंदोलन के मूल में अनेक कारण थे, जिनमें से कुछ इस प्रकार थे, जैसे नेहरू रिपोर्ट जो उसका अस्वीकार करना। कि नेहरू रिपोर्ट बताई जाती है कि बहुत ज्यादा अच्छी थी और उसका देशव्यापी स्वागत हुआ। डॉक्टर जकारिया जो उनके अनुसार यह एक उच्च कोटि की रिपोर्ट थी, जिससे राजनीतिक बुद्धिमत्ता का आभास मिलता है। स्वयं ब्रिटिश राजनीतिज्ञ भी इसे पढ़कर आश्चर्यचकित रह गए थे, फिर भी अपनी पराजय स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। और ब्रिटिश सरकार भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना नहीं चाहती थी। अतः उसने नेहरू रिपोर्ट जो थी उसको अस्वीकार कर दिया था। और नेहरू रिपोर्ट की अस्वीकृति के बाद भारतीय नेताओं के सामने संघर्ष के अलावा अन्य कोई भी विकल्प नहीं रह गया था, और विशेषकर तब जबकि युवा नेतृत्व संघर्ष के लिए दृढ़ संकल्प था। इसके अलावा विश्वव्यापी आर्थिक मंदी की मार कि अक्टूबर 1929 में संसार की आर्थिक स्थिति में अचानक एक भूचाल आ गया था और संयुक्त राज्य अमेरिका के शेयर बाजार में इतनी जोरदार गिरावट शुरू हुई कि उसके परिणाम स्वरूप सभी वस्तुओं की कीमतें भी तेजी के साथ गिरने लगी और सभी देशों में मुद्रा का मूल्य भी गिरने लगा और अनेक दल दिवालिये हो गए और बहुत से उद्योग धंधे बंद हो गए और लाखों मजदूर बेकार हो गए। विश्वव्यापी आर्थिक मंदी की मार से भारत भी अछूता नहीं रहा और 1929 में देश की आर्थिक स्थिति काफी शोचनीय हो गई और देखते ही देखते दैनिक उपयोग की वस्तुओं की कीमतों में भी भारी वृद्धि होती गई, जिससे जनता में तीव्र असंतोष फैल गया और सरकार स्थिति पर नियंत्रण रखने में विफल रही और स्वयं इंग्लैंड की आर्थिक स्थिति लड़खड़ाने लग गई थी। इसके अलावा सरकार की गलत आर्थिक नीतियां कि ब्रिटिश नौकरशाही की गलत आर्थिक नीतियों के कारण औद्योगिक एवं व्यावसायिक वर्ग में भी तीव्र असंतोष फैलता जा रहा था और सरकार द्वारा अंग्रेजों को लाभ पहुंचाने के लिए रुपए के मूल्य में परिवर्तन कर दिया गया, जिससे देश का व्यावसायिक वर्ग जो था वो पूरी तरह से असंतुष्ट हो गया था। इसके अलावा श्रमिकों की स्थिति कि 20वीं सदी के तीसरे दशक से ही भारतीय श्रमिकों की स्थिति काफी शोचनीय बनती जा रही थी। जूट, कपड़ा और इस्पात उद्योग के मजदूर तो अर्धनग्न व्यवस्था में आधे पेट खाकर अपना जीवन निर्वाह कर रहे थे, फिर भी उन पर अत्याचारों का सिलसिला जारी था और मेरठ षड्यंत्र कांड के मुकदमे में 36 श्रमिक नेताओं को लंबी अवधि की सजाएं दिए जाने के कारण मजदूर वर्ग में सनसनी फैल गई थी और उनमें संगठन की भावना, नव चेतना का संचार हुआ और किसान और मजदूर संगठित हो गए और देश में बड़ी बड़ी हड़तालों का तांता बन गया तथा उनका आंदोलन हिंसात्मक रूप धारण करने लगा और नवयुवकों में भी हिंसात्मक प्रवृत्ति जो थी वो बढ़ती जा रही थी। देश को हिंसात्मक रास्ते पर आगे बढ़ता देखकर गांधी जी ने उन प्रवृत्तियों को दूसरी तरफ मोड़ना ठीक समझा और गांधी जी ने इस संबंध में वायसराय को एक लेटर भी लिखा और सावधान किया कि अपने पत्र में गांधी जी ने लिखा था कि हिंसात्मक दल अपनी जड़ें जमा रहा है और उसका प्रभाव बढ़ रहा है और उनके द्वारा आयोजित हिंसात्मक आंदोलन न केवल ब्रिटिश शासन की हिंसात्मक शक्ति बल्कि बढ़ते हिंसात्मक दल का भी सामना करेगा। किंतु वायसराय ने उल्टे गांधी जी पर आरोप लगाया कि वे अपने कार्यों से देश में अशांति उत्पन्न कर रहे हैं। अब अगली बात है कि किस प्रकार से उन्होंने आंदोलन की तैयारी की। फरवरी 1930 में कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति ने अहमदाबाद में पूर्ण स्वराज्य प्राप्त करने के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन जो उसको प्रारंभ करने का अधिकार गांधी जी को दे दिया और 21 मार्च 1930 को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में गांधी जी अहिंसा में निष्ठा रखने वालों को यह अधिकार प्रदान किया था कि वह जब समुचित समझे तब सत्याग्रह का शुभारंभ कर सकते हैं और गांधी जी आंदोलन की प्रारंभिक तैयारियों में जुट गए। इस दिशा में उनका पहला कदम था सरकार को जनता की दृष्टि में पूरी तरह से गलत सिद्ध करना और उन्होंने यंग इंडिया में एक लेख प्रकाशित करके सरकार के सामने कुछ शर्तें रखी और वायदा किया कि यदि सरकार उन शर्तों को मान लेगी तो सत्याग्रह की सारी चर्चा बंद कर दी जाएगी। और वे शर्तें इस प्रकार की थी, जैसे रुपए की विनिमय दर घटाकर 1 शिलिंग 4 पैसे की जाए, दूसरा लगान में 50% कमी की जाए, तीसरा सैनिक व्यय में कम से कम
30% कमी कर दी जाए। इसके अलावा सिविल सर्विस का वेतन जो है वो भी आधा कर दिया जाए। इसके अलावा रक्षात्मक शुल्क लगाए जाए और विदेशी कपड़ों का आयात उसको कम किया जाए, नियंत्रित किया जाए और तटीय यातायात रक्षा विशेषज्ञ के पास किया जाए। इसके अलावा गुप्तचर विभाग समाप्त कर दिया जाए या उस पर सार्वजनिक नियंत्रण हो। इसके अलावा भारतीयों को आत्मरक्षा के लिए आग्नेय अस्त्र रखने के लिए लाइसेंस दिए जाए और नमक पर सरकारी इजेदारी और नमक टैक्स को खत्म किया जाए। नशीली वस्तुओं का विक्रय बंद किया जाए और उन सब राजनीतिक कैदियों को छोड़ दिया जाए जिन्हें हत्या करने या हत्या के प्रयास के लिए दंड नहीं दिया गया था। गांधी जी ने कहा जाता है कि इस घोषणा में सारे कांग्रेस जन हतप्रभ रह गए और क्योंकि इन मांगों में कहीं भी स्वराज्य जो है उसकी चर्चा नहीं की गई थी और इन मांगों पर गौर करने से पता चलता है कि इनमें अधिकांश मांगे राष्ट्रीय बुजुर्ग वर्ग की मांग थी, मगर कुछ मांगे जैसे कि लगान में कमी ऐसी थी जो कि जनसाधारण को अपील करती थी। जैसा कि आशा थी कि वायसराय लॉर्ड इरविन ने गांधी जी के पत्र का अथवा शर्त को मानने न मानने का कोई जवाब नहीं भिजवाया और गांधी जी ने अपना पक्ष स्पष्ट करने के लिए वायसराय से मुलाकात भी करनी चाहिए, किंतु वायसराय ने गांधी जी से मिलने से इनकार कर दिया। अब सरकार ने अपना दमन चक्र तेज कर दिया और सारे देश में गुप्तचरों का जाल बिछा दिया और कांग्रेस जनों और नेताओं जैसे सुभाष चंद्र बोस को गिरफ्तार कर लिया गया और सरकार द्वारा शांति का द्वार बंद कर दिए जाने पर गांधी जी को यह तय करना था कि सविनय अवज्ञा आंदोलन किस रूप में शुरू किया जाए और सविनय अवज्ञा आंदोलन का उल्लंघन करने का तरीका क्या हो और जो कारगर हो, परिस्थिति के अनुकूल हो और जनता में भी लोकप्रिय हो। और गांधी जी ने नमक कानून तोड़ने के लिए जनता का आह्वान किया और पानी के बाद नमक ही सबसे लिए और सबके लिए इंपॉर्टेंट था और उस पर सरकार को कर लगाने का कोई राइट नहीं था। गांधी जी का मानना था कि पानी को छोड़कर नमक ही ऐसी चीज है जिस पर कि टैक्स लगाकर सरकार लाखों भूखों, बीमारों, विकलांगों और सब तरह से बेसहारा लोगों तक पहुंच सकती है और मानव मस्तिष्क इससे अधिक अमानुषिक कर की कल्पना नहीं कर सकता। और गांधी जी का अपना तर्क सही था और यह बात दूसरी है कि देश के स्वतंत्र हो जाने के बाद भी नमक टैक्स जो है जारी है। तो इस प्रकार से गांधी जी जो उन्होंने ये सोचा कि ये जो नमक जो उसके ऊपर जो कर लगाया गया है तो उसको हम आधार बनाएं तो जाहिर है ज्यादा से ज्यादा जनता जो उससे जुड़ जाएगी। दूसरी बात आती दांडी कूच कि 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने अपने 79 कार्यकर्ताओं के साथ साबरमती आश्रम के समुद्र तट पर स्थित दांडी की ओर कूच किया और गांधी जी के इस अद्भुत प्रयोग को सारा देश विदेश देखने के अनेक पत्र प्रतिनिधि व राजनेता अहमदाबाद में इकट्ठे हुए और सारा अहमदाबाद उनके पीछे एक जुलूस के रूप में चल पड़ा। गांधी जी ने यह आदेश दिया था कि जब तक दांडी न पहुंच जाए तब तक सत्याग्रह शुरू न किया जाए। लगभग 200 मील की यात्रा पैदल चलकर 24 दिन में पूरी की गई और रास्ते में किसानों ने उनका संदेश सुना और उससे प्रभावित होकर कितने ही लोग कांग्रेस के सदस्य बने और ग्रामीणों ने सरकारी नौकरी छोड़ दी और उनकी इस यात्रा ने रास्ते के किसानों से बड़ा जोश पैदा किया और 5 अप्रैल को गांधी जी का जत्था दांडी पहुंचा और लुई फिशर ने दांडी पर हुए कार्यक्रम को निम्न प्रकार कलमबद्ध किया कि 5 अप्रैल को रात भर आश्रम वासियों ने प्रार्थना की और सुबह सब लोग गांधी जी के साथ समुद्र तट तक पहुंच गए और गांधी जी ने समुद्र में गोदा लगाया और किनारे पर लोटे और लहरों का यानी कि छोड़ा हुआ कुछ नमक उठाया और इस प्रकार से गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार के उस कानून को तोड़ दिया जिसके अनुसार सरकारी ठेके के अलावा उठाया और नमक रखना गैर कानून था। और नमक उठाने के बाद गांधी जी वहां से हट गए और इससे सारे भारत को संकेत मिल गया और इसके बाद भारत के लंबे समुद्र तट पर प्रत्येक भारतीय तसला लेकर नमक लेने के लिए समुद्र में उतर गया और पुलिस वहां पहले से ही मौजूद थी और उसने आनन फानन में लोगों को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। तो इस प्रकार से ये दांडी कूच जो उसके माध्यम से उन्होंने जनता जो उसको संदेश दिया, जनता को अपने साथ में लिया और साबरमती जो उसके किनारे उन्होंने नमक बनाकर नमक कानून जो उसको तोड़ा था।